सो हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इट मीन्स सभी लोग जो है वो बातें सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये करियर गाइडेंस सेमिनार है। इसमें आज हम लोगों आपको जो गाइड करने वाले हैं वो करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में गाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप कौन से स्टैंडर्ड से हैं। यहाँ पर 9th क्लास से कौन कौन है वो हाथ खड़ा करें। 10th वाले हाथ खड़ा करें। सब 10th है। 11th 12th का कोई भी नहीं है। इट मीन्स आज हमें जो बात करनी है वो 12th के बाद की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है 10th के बाद की। कि आपको 10th के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को लेना है, आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें जो है आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है तो स्क्रीन पर आप लोग देख नहीं पाएंगे। मीनवाइल जैसे कुछ टेक्निकल इशू जो है अगर सॉर्ट आउट हो जाता है तो आप लोगों को भी स्क्रीन पर कुछ नज़र आएगा। बाकी मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है। ठीक है। अच्छा होता आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें दिखती, थोड़ी देर में जो चीज़ें हैं वो चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग कुछ करियर से रिलेटेड बातें करेंगे। उसके बाद हम जो है आपके पास आएंगे कि 10th के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि कोर्सेज़ क्या क्या अवेलेबल होते हैं। 10th के बाद हमें कौन कौन से कोर्स करना चाहिए। 12th के बाद हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट्स हमें करना चाहिए, कौन से कोर्सेज़ हमें करना चाहिए, डिग्री सेलेक्ट करना चाहिए, डिप्लोमा हमें कौन सा करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है, हम चालू करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि करियर क्या होता है। करियर बताइए, कोई बताएगा खड़ा होकर करियर क्या होता है। ठीक है। करियर होता है आपकी पहचान। ठीक है। आप क्या बनने वाले हैं, आपकी इनकम, आपका भविष्य और आपका सपना, ये चारों चीज़ें मिलकर आपका बनता है करियर। आप कहाँ देखते हैं 10th के बाद, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 12th के बाद, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और कोई जॉब पाकर या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं कि स्टेबल पोजीशन पर, जहाँ पर आप अपना भविष्य जो है वो स्टेबल कर सकें, आप अपना जो इनकम है उसको फिक्स्ड कर सकें, आप क्या सपना देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके करियर पर। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आती है। ठीक है। अब चीज़ें देखिए, हम समझते हैं 10th। अभी आप सभी लोग 10th में हैं। ठीक है। वैसे तो हम लोग करियर की बात करने वाले थे कि करियर किस तरीके से हमें सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग अभी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पर हैं। आप अभी 10th में ही हैं, यानी आपके लिए जो मैटर करता है वो है सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो अगले साल आप जैसे 10th क्रैक करके आप 11th में जाने वाले हैं, तो सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि हमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। तो उनके लिए देखिए हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना है, वो है आपका इंटरेस्ट। समझ में आती है इतनी चीज़ आपको कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आपका दिमाग क्या सोचता है, आप करना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। ठीक है। जो सब्जेक्ट आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप लोग डिसाइड करेंगे 11th, वो स्ट्रेट आपको डायरेक्शन कहाँ देगा आपके करियर में। आप करियर में क्या बनना चाहते हैं, समझ में आता है इतनी चीज़ कि आप करियर में क्या बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें 11th में सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है। हमें ऐसे नहीं करना कि आपने 11th में आपने कॉमर्स ले लिया और 12th भी कॉमर्स से कर ली, बाद में आपने जब ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आपने BCA कर लिया और BCA करने के बाद आपने MBA कर लिया। तो बताओ क्या हुआ, इसमें क्या सीखने को मिला। कोई बताएगा सभी बच्चों में मुझे, है कोई? जिसको भी बोलना है हाथ खड़ा कर सकता है, जिसको भी अगर कुछ बोलना है। तो जो भी चीज़ मैंने अभी बताई है वो बिल्कुल ही मतलब इररिलेवेंट है। मतलब बच्चे का जो इनिशियल इंटरेस्ट था वो कॉमर्स पार्ट पर था, लेकिन 12th करने के बाद जब उसने सिलेक्ट मतलब जो डिग्री या डिप्लोमा जो कोर्स सिलेक्ट किया वो कंप्यूटर पार्ट पर कर लिया, यानी कि 2 साल में उसका इंटरेस्ट बदल गया। समझे आप? 2 साल में उसका कैंडिडेट का इंटरेस्ट बदल गया। 2 साल उसने कॉमर्स का पढ़ाई किया, फिर 3 साल उसने डिग्री कंप्यूटर्स में की, और कंप्यूटर का करने के बाद उसने क्या किया, मास्टर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। किसमें? MBA कर लिया उसने, मास्टर्स कर लिया। तो हमने
क्या सीखा इस चीज़ में कि जो भी कैंडिडेट ये चीज़ कर रहा है उसको इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसको इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ अपने दोस्तों से पूछा, फैमिली फ्रेंड से बात करी, और एक जिसे हम भेड़ चाल हम जिसे कहते हैं कि उसके दोस्त भी वो कर रहे थे तो उसने वहाँ कॉमर्स ले ली। ठीक है, उसने वहाँ पर कॉमर्स ले ली। जब कॉमर्स करके निकला तो उसे लगा यार मेरे को क्या करूँगा, मैं बीकॉम करके क्या करूँगा। वहाँ उसने वापस से वही गलती करी, अपने दोस्तों से बात की, किसी से गाइडेंस नहीं ली, कोई रिसर्च नहीं की, और उसने फिर वापस से किसी के कहने के अनुसार उसने कंप्यूटर साइंस में अपना ग्रेजुएशन करना चालू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको पता ही नहीं है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में है। तो सबसे पहला रूल जो ये है सब्जेक्ट के लिए या करियर के लिए कि आपको अपने अंदर झांक कर अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आप 10th क्लास क्रैक कर जाते हैं और 11th में हम लोग जाने वाले हैं सब लोग, तो सबको सब्जेक्ट डिसाइड करना है। तो सब्जेक्ट डिसाइड सिर्फ कहने के लिए मत कीजिए। अगर कोई कह रहा है, होता है बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल है, 8 दोस्त हैं, अगर 8 दोस्त अगर कॉमर्स में जाना चाहता है और एक बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट बायो में होता है या मैथ्स में होता है तो वो बच्चा भी कॉमर्स ले लेता है। क्यों ले लेता है? क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या साइंस वर्क करता है इसमें? आपका इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आपका पैशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। ठीक है, सिर्फ 11th 12th ही नहीं, आप पूरा लंबा सोचें। यानी कि आपको जो सोचना है वो ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद का सोचना है। क्योंकि देखिए 3 स्टेजेस आती है कैंडिडेट की लाइफ में। अभी 10th में जो डिसीजन होगा वही आपका करियर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आपको जो डिसीजन होता है वो 3 बार आपको लेना पड़ता है। एक बार अभी जब आप 10th में यानी 11th में जाने वाले हैं तब आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और यही सेम पोजीशन आपको कब आती है वापस? जब आप 12th क्लियर कर लेंगे। समझ में आता है इतना? जिस पोजीशन पर आप 10th में रहेंगे यानी 10th क्लियर कर रहेंगे, वही सेम पोजीशन पर आप 12th क्लियर करके रहेंगे। कौन सी पोजीशन है ये? अब क्या? कौन सी है ये? अब क्या? जब आपने 12th कर ली तो अब क्या करूंगा। और जब आप फिर थर्ड टाइम कब आती है? जब आप ग्रेजुएशन क्लियर कर लेते हैं, तब भी कौन सी सिचुएशन आएगी? अब क्या करूंगा मैं। आ गई ना 3 बार। कब आई? पहली 10th के बाद, दूसरी 12th के बाद, और तीसरी ग्रेजुएशन के बाद। और तीनों ही टाइम हमें सोच रहे हैं, सोचने लग जाते हैं हम लोग कि करना क्या है, कैसे करेंगे। 10th के बाद आपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन डिसाइड कर ली, और ग्रेजुएशन होने के बाद अब जॉब्स नहीं मिल रही है, स्किल आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जो ग्रेजुएशन तक किया है वो सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ों पर वर्क किया है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको कहीं मिला नहीं है, आपके पास कोई भी स्किल सेट जो है वो अभी तक अवेलेबल है नहीं। तो ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम उसी स्टेज पर आ जाते हैं जिस पर अभी बैठे हुए हैं। तो हमें जो सोचना है, अभी आप सब 10th स्टैंडर्ड में हैं और क्लियर करके 11th में जाने वाले हैं, तो सब्जेक्ट्स के लिए जो सोचना है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म से सोचना है कि हमें लाइफ में करना क्या है, किस तरफ हमें जाना है, किस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है। आप सभी को अपने अंदर पैशन देखना है कि आपका पैशन किस चीज़ में है। देखिए, इंसान को वही चीज़ करने में मज़ा आता है जिसमें उसका पैशन होता है, जुनून होता है। समझते हैं उस चीज़ को? आज किसी को खेलना पसंद है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, तो किसी को स्टेचू मेकिंग पसंद है। ठीक है, किसी को इलेक्ट्रिकल वायर्स में मज़ा आता है। ठीक है, किसी को कंप्यूटर में मज़ा आता है, किसी को सॉफ्टवेयर खेलने से मज़ा आता है। ठीक है, तो सभी बच्चों का, सभी कैंडिडेट्स का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो जो भी हम करियर की प्लानिंग करते हैं वो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही करें कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। वो सारी चीज़ें वही कैलकुलेशन होती है अभी 10th से ही
यानी जब भी आप 11th में जो भी कोर्स डिसाइड करेंगे वो आपको अभी से करना रहेगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इंटरेस्ट, क्या आप इंटरेस्ट किस चीज में है, सबसे फर्स्ट क्या है, इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। सेकंड, एम, वहां अलग लिखा एम, ठीक है, एम क्या है, ये जो है इंटरेस्ट और स्किल। तो ये जो 12th स्टैंडर्ड में, मतलब जो 12th क्रॉस करते हैं तो उनके लिए स्किल ज़रूरी हो जाती है। अभी आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए एम ज़रूरी है। फर्स्ट इंटरेस्ट है, सेकंड क्या है आपका एम, आप लोग बनना क्या चाहते हैं, ठीक है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अभी से ही जो है वो डायरेक्शन तय होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आती है कि ये दो चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हैं आपके पास 12th के बाद कौन कौन से जो हैं ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। जैसे कि 10th में आपने कोई सा भी सब्जेक्ट कर लिया है, ठीक है, 10th में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है तो 11th आप लोग कर लेते हैं और 12th आप लोग कर लेते हैं। तो 12th के बाद क्या, अब हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेज पर। पहली स्टेज पर हमने देख लिया है कि हमें जो सब्जेक्ट डिसाइड करना है वो डिसाइड करना है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है और एम क्या है, दो चीज़ें हमें अभी देखनी है। समझ आता है सबको, जोर से बोलें, क्या दो चीज़ें देखनी है, इंटरेस्ट और एम क्या है हमारा। तो दो चीज़ें हम अभी देखेंगे और जब आप 12th क्लियर करेंगे तो ये 12th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर सभी को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट ऑप्शन, ग्रेजुएशन। बहुत सारे कैंडिडेट जब 12th कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन का ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करते हैं और वही चीज़ होती है, ग्रेजुएशन भी हमें वही ऑप्ट करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। देखिए सारा का सारा जो खेल है वो इंटरेस्ट का ही है, ठीक है। जब तक आप 12th में आ चुके होते हैं तो आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए, यानी जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए जो आपको कैरियर को शेप कर सके। यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है तो सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद ही आपको जॉब्स ऑफर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट पर ही वर्क करता है। उसको याद है कि यार मेरे को 6 सेमेस्टर में मेरे को एक एग्ज़ाम देना है, ठीक है, और एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 80% जो होता है वो थियोरेटिकल बेस्ड होता है, बहुत कम पार्ट जो होता है 10 to 20% जो होता है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो वहीं से हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो घूम जाती है कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी कोई जॉब सिक्योर नहीं कर पाते हैं। और उसके पीछे का रीज़न जो होता है वो यही होता है कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं और 3 साल यूँ ही निकल जाते ग्रेजुएशन करते करते। तो मीनवाइल मैं सभी बच्चों से यही कहता हूँ कि जब वो 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक स्किल सेट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किल आप समझते हैं, हुनर क्या होता है, हुनर कोई भी एक स्किल जिसमें आपको वो बहुत अच्छे से आती है, ठीक है, आप उसको करने में एंजॉय फील करते हैं, मज़ा आता है आपको उसमें, ठीक है। कभी होता होगा आपके साथ कि यार नहीं कोई मतलब कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर ख़राब है तो सीपीयू को खोल के उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं यार इसको सही करता हूँ मैं कैसे ना कैसे करके। कोई आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वियरेबल डिवाइस है, आप उसको खोल के सही करने लग जाते हो। तो एक इंटरेस्ट होता है इंसान का, किसी को किसी चीज़ में अच्छा लगता है, कोई चीज़ें सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी को पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है। तो ये हुनर होता है, मतलब आपको सीखना चाहिए, एक अंदर आपको एक स्किल या हुनर जो है वो डेवलप करना चाहिए सभी को, ठीक है। अभी नहीं, जब आपका ये वाला फेज आएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है डिग्री के साथ, ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा। डिप्लोमा भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट लें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लें, बहुत सारे फ्री और फंडेड जो कोर्सेज होते हैं वो चलाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की जो जानकारी है, आप जैसे हमारे राजस्थान में जो एजेंसी वर्क करती है वो RSLDC होती है, राजस्थान स्किल लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में इनके ऑफिसेज होते हैं। अगर आपको 10th बेसिस पर या 12th बेसिस पर भी कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स करना होता है तो आप जो है RSLDC सेंटर पर जाकर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और वो आपको ट्रेनिंग सेंटर असाइन कर देते हैं कि यहाँ से आप इस चीज़ की यानी शॉर्ट टर्म कोर्सेज की 2-2 महीने 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं और वो ऐसे कोर्सेज होते हैं जहाँ आपको स्किल डेवलप की जाती है, यानी आप कुछ कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिशियन हो गया, है ना, आपको बेसिक इलेक्ट्रिशियन के इक्विपमेंट्स दिखाएंगे, आपको कुछ टूल्स देंगे, आपको टूल से कुछ सही करना रहेगा। सपोज करें एक मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, आपको वो सही करना सिखाएंगे, तो एक छोटा आपको एक स्किल सेट देंगे, हुनर देंगे वो लोग, है ना। तो इस तरीके के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलर ऑर्गेनाइज करती रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी रेगुलर ऑर्गेनाइज करती रहती है। तो आफ्टर 12th अगर आपको लगता है कि नहीं यार ग्रेजुएशन मेरे को सही नहीं है, मुझे तो कोई स्किल कोर्स ही सूट करता है, मेरे को वो करना चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली आपको ये कहता हूँ कि ग्रेजुएशन में 3 साल और ख़राब होते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ हमको स्किल सीखे, ठीक है। जहाँ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर वर्क कर रही है, आप लोगों को स्किलिंग करने में डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है रिलीज़ हो रहे हैं और स्टूडेंट का भी पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी उसमें सराहनीय है। तो तीसरा ये मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आफ्टर 12th जो है आप स्किल शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं और आपकी जो स्किल है उनमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ पा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्किल आपकी होती है और डेफिनेटली वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको एज ए करियर में काम आता है। उसके बाद 4th ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स का। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं और उनकी अलग अलग डिफरेंट एलिजिबिलिटी होती है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब रिसर्च करके कोई टारगेट किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की जॉब्स निकलती है। कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब्स निकल रही है, कोई एजुकेशन में निकलती है, तो वहाँ की भी एलिजिबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो अगर आपको ने कहीं रिसर्च करके आपने कुछ एम बनाया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो गवर्नमेंट जॉब आपको स्पेसिफिक मेरे को इस तरीके की जॉब में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एलिजिबिलिटी को देखकर आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। ठीक है। 5th ऑप्शन वही है, सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी 12th के बाद बच्चे जो हैं वो तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे जिनका बचपन से ही थोड़ा हम कहेंगे बढ़िया बुद्धि टाइप होती है तो वो बिजनेस की तरफ भी मूव कर जाते हैं। ठीक है। कुछ स्टार्टअप है, डिफेंस है, IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। आप सब जानते हैं अभी IT सेक्टर कितना ट्रेंडिंग में है। हर चीज़ हम लोग ऑनलाइन देखते हैं। कोई भी चीज़ सर्च करना है, कोई भी चीज़ रिसर्च करना है, सब IT सेक्टर के अंदर होना है। कुछ ऑर्डर करना है, फूड से लेकर अपैरल से लेकर कपड़े से लेकर कुछ भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो वो आप सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। इनफैक्ट फीस भी ऑनलाइन सबमिट हो रही है, तो हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो IT सेक्टर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और एज कम्पेयर्ड हेल्थ केयर सेक्टर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग में होता जा रहा है। तो इसी तरीके से साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ कोर्सेज़ की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं, उनकी एक हमने आप लोगों के लिए लिस्ट तैयार की है। आप सब स्क्रीन पर इस लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो हमें करना चाहिए, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी। अगर कोई रजिस्टर या डायरी लेके बैठा है और उसको लगता है नोट करना चाहिए तो वो नोट भी कर सकता है। वैसे ये चीज़ें अगर सिंगल आप गूगल पर सर्च करेंगे, जब भी कंप्यूटर पर बैठते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का आपको यही मकसद है कि आप लोग जो हैं अभी से थोड़ा सा एजुकेट हों कि हमें आगे करियर में क्या करना है। तो ये चीज़ें जो स्क्रीन पर हैं वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो कैंडिडेट लेते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग कैरियर ऑप्शन हो सकता है, बीटेक कैरियर ऑप्शन हो सकता है, पॉलीटेक्निक, NDA, मर्चेंट नेवी, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। जहाँ बात करते हैं हम PCB के लिए, तो PC के लिए जो कैरियर ऑप्शन है MBBS, BDS, BAMS, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। देखिए कैरियर ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। उन बहुत सारों में आपको मैं वही फिर से बात दोहराऊंगा कि आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो देखना पड़ेगा और अगर आप इंटरेस्ट को समझकर अपना कैरियर
प्लान अगर आप कर लेते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आप सिर्फ अपने दोस्तों की सुनेंगे या फिर कोई रिश्तेदारों की सुनेंगे, ठीक है, या फिर किसी ने कह दिया भाई इसमें जा तो इसमें तेरे को करोड़ों रुपए कमाएगा, अगर इस तरीके की बातें सुनेंगे, सिर्फ पैसा देख के अगर आप कोई करियर सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई पैसा देख के सिर्फ करियर सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी की सुन के करियर सेलेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत आप ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं खुद का ही। हमेशा अगर आपको सब्जेक्ट चुनना है तो सब्जेक्ट आपको तब चुनना है जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो। सिर्फ घर वालों के कहने पर या फिर दोस्तों के कहने पर हमें सब्जेक्ट नहीं चुनने चाहिए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आती है? तो ये दो पार्ट हमने समझाने की कोशिश की कि साइंस लेने वाले कैंडिडेट्स के पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं। एज इट इज़ अगर यहाँ पर कोई बच्चा बैठा हुआ है जिसको कॉमर्स अगर लेना है तो ये सारे कोर्सेज कॉमर्स स्ट्रीम में अवेलेबल हैं। देखिए मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ कि वेदर साइंस हो, वेदर कॉमर्स हो या वेदर आर्ट्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। छोटा और बड़ा आप खुद उसको बनाते हैं। हमारी नज़र में आर्ट्स भी उतना ही वैल्यू रखता है, कॉमर्स भी उतना ही वैल्यू रखता है, और पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी, ठीक है, उतने ही वैल्यूएबल हैं। सिर्फ आपकी सोच का फ़र्क है कि आर्ट्स जो है वो लोअर लेवल के लेते हैं या कॉमर्स हैं जो पढ़ते नहीं है वो लेते हैं। ये सिर्फ सोच का फ़र्क है, ठीक है। अचीव करने वाले आर्ट्स में भी अचीव करते हैं, अचीव करने वाले कॉमर्स में भी अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी दिमाग की सोच है कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, कॉमर्स या आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, हमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही घूमना चाहिए, क्योंकि पढ़ाकू बच्चे जो हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही लेते हैं। तो ये एक मिथ है, ठीक है। मैं फिर कहूँगा सब्जेक्ट सिलेक्शन में सिर्फ आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी ग्रेजुएशन जो है वो अलाइन करनी है, और ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर भी अलाइन करना है। आप बनना क्या चाहते हैं करियर, वो सिंस फ्रॉम 10th आपको यहाँ से चालू होगा, ठीक है। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये सारे कोर्सेज थे। इसी तरीके से अगर आप आर्ट्स अगर 12th से करते हैं तो इस तरीके के आपको जो है करियर ऑप्शन मिलते हैं। आप जैसे बीए कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं, जर्नलिज्म, यूपीएससी, टीचर, सोशल वर्क, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म या फिर फैशन डिज़ाइनिंग। तो आपके लिए ये सारे कोर्सेज़ भी अगर आप आर्ट्स से करते हैं तो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, बात करते हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज़ की। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज़ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो रखते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जैसे फायर एंड सेफ्टी है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, योगा इंस्ट्रक्टर है, फूड प्रोडक्शन है, फार्मेसी असिस्टेंट है। तो ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये 3 से 6 महीने की कोर्सेज़ होते हैं और 3 से 6 महीने में भी ये आपको अच्छा स्किल सेट सिखा देते हैं, जिनसे आपकी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में भी इन सेक्टर्स की और इन कोर्सेज़ की शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप इन कोर्सेज़ को ग्रेजुएशन के टाइम पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता तो आफ्टर 12th भी ये कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आफ्टर 12th भी आप ये कोर्स करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आपके जॉब के जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिस्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा, ये वाले सेक्टर्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अभी एट प्रेजेंट ट्रेंडिंग में हैं। आप जब 12th करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे तब क्या ट्रेंडिंग होगा, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में हैं। तो आप जब भी कोर्स या जो भी अपना कैरियर या जो एम आप डिसाइड कर रहे हैं तो वो इन कोर्सेज़ को ध्यान में रखकर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं करियर चुनते समय ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं करियर चुनते समय ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पहला क्या है इसमें,
सभी बच्चे पढ़े एक साथ। ये चीज़ अभी मैं आपको जब से हमने सेमिनार चालू किया है, जब से मैं बता चुका हूँ कि हमें कुछ भी अगर स्टार्ट करना है तो हमें कॉपी नहीं करनी, दोस्तों की कॉपी नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लोग जब देखते हैं तो बच्चा जो कोर्स सेलेक्ट करता है या ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता है, लाइफ में कुछ भी सेलेक्ट करता है, तो वो अपना बेस्ट फ्रेंड की चीज़ कॉपी करने की कोशिश करता है, यार ये कर रहा है मैं भी कर लूँ। या फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो पूरा एक ग्रुप बनाकर, यार हम सब तो कॉमर्स में ही जाएंगे, इंटरेस्ट हो या ना हो किसी का, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, नहीं हमें तो इस फील्ड में जाना है, तो पूरा ग्रुप का ग्रुप एज इट इज़ वही कोर्स ले लेता है या वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता है। जबकि ये जो थिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा गलत है। हमें दोस्तों की बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। हमें क्या सुनना चाहिए, हमारे अंदर, हमारे दिल की आवाज़ सुनना चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं सुनना कि हमारा दोस्त क्या चाहता है, हमें क्या सुनना है, हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार मेरे को ये बनना है, फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि यार मेरे सारे दोस्त जो हैं वो कॉमर्स में जा रहे हैं, अब मैं एक अकेला आर्ट्स लेकर क्या करूँगा। तो क्या बात कर रहे थे हम, कि दोस्तों की सुनकर हमें कोई भी डिसीजन लाइफ में नहीं लेना चाहिए। हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनना चाहिए। हम लोग क्या करना चाहते हैं लाइफ में वो करना चाहिए, ठीक है। पीछे वालों का थोड़ा ध्यान है या नहीं है, बस ऐसे ही नीचे गर्दन कर करके बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है, बताओ पीछे से क्या समझ में आया इतनी देर में। ये जो कूलर के जस्ट आगे बैठा हुआ है बच्चा, हाँ हाँ वही जिसकी तरफ सब इशारा कर रहे हैं, हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ क्या समझ में आया बेटा, क्या क्या नहीं सुननी चाहिए। हाँ क्या नहीं सुननी चाहिए, पैसे पैसे देखकर करियर नहीं चुनना चाहिए, और क्या देखकर चुनना चाहिए, जोर से बोलो, इंटरेस्ट, ठीक है। बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोस्त की कॉपी बिल्कुल भी मत करो। ये पहला गोल्डन रूल है। गलती नहीं होगी कि दोस्त का देखना नहीं है हम, अरे क्योंकि जनरली होता यही है कि हम फ़ोन पे बात होती है, हेलो हाँ यार तू क्या ले रहा है, हाँ यार मैं भी ये ले लेता हूँ, यार समझ में नहीं आ रहा है क्या लूँ, तू ले रहा है मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जनरली हम लोगों को यही चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है, रिश्तेदारों के दबाव में मत आओ। रिश्तेदारों का दबाव किस तरीके से आता है, कोई रिश्तेदारों में कोई भी बच्चा होता है वो अच्छी जॉब लग जाता है या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो है वो क्रैक कर लेता है, ठीक है, तो सभी आप पर भी वही दबाव बनाते हैं, ठीक है। रिश्तेदारों में कोई डॉक्टर बन गया तो रिश्तेदार आप लोगों के ऊपर भी वही दबाव बनाएंगे कि नहीं तेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, ठीक है, पीसीबी लेना है तेरे को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, बायो से 12th करनी है, 12th के बाद तेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी है, तेरे को डॉक्टर ही बनना है। शर्मा जी का लड़का वो बन गया, वर्मा जी का लड़का वो बन गया, तेरे को भी यही बनना है। पूरे घर वाले कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर बना देते, तुझे भी डॉक्टर ही बनना है। 3 इडियट देखी है ना सबने मूवी, उसमें क्या होता है, उसमें भी जैसे चाइल्ड पैदा होता है तो पेरेंट्स की क्या आवाज़ आती है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। किसने नहीं देखी, कौन डॉक्टर बोल रहा है, इंजीनियरिंग पर बेस्ड है ना मूवी, तो डॉक्टर की आवाज़ कौन निकाल रहा है, तो क्या आवाज़ आती है उसमें, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। क्या होता है लास्ट में जाकर, क्या बनता है वो, फोटोग्राफर। कौन सा फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ठीक है। जबकि उसके पेरेंट्स पैदा होते ही क्या बोलते हैं, इंजीनियर बनेगा।
तो वही उसके साथ होता है। उसको 10th के बाद ही शर्मा जी वर्मा जी के प्रेशर में आकर उसको मैथ्स दिला दी जाती है। मैथ्स दिलाने के बाद उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया जाता है। और जब वो कैंडिडेट 3rd ईयर में आ जाता है, फाइनल ईयर में आ जाता है, तब उसको रियलाइज होता है कि इंजीनियरिंग उसका पैशन नहीं है। उसका पैशन क्या है? फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वो क्या बनना चाहता है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो घर वालों के दबाव में या रिश्तेदारों के दबाव में हमें आकर अपना करियर डिसाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स से बात करना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आज वो कैंडिडेट फाइनल ईयर में जाके, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में जाकर पेरेंट्स से डिस्कस करता है कि मेरा पैशन फोटोग्राफी है, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। बहुत सारे बच्चे इस स्टेज में डिस्कस नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे इस एज में डिस्कस नहीं कर पाते पेरेंट्स से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे टीचर से बात करनी चाहिए, जो मेंटोर्स होते हैं उनसे हमें बात करनी चाहिए। पेरेंट्स समझते नहीं है तो टीचर और मेंटोर्स को साथ में लेकर बात करनी चाहिए। लेकिन हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारा पैशन है, या जिस चीज़ को करने में हमें मज़ा आता है लाइफ में। वही कोर्स और वही सब्जेक्ट हमें, जो हमारा एम है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आपकी 10th क्लास हो, चाहे 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, या ग्रेजुएशन के बाद भी आप जो भी जॉब का अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो सब सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। तीसरा जो हमारा है, जो बच्चे ने पहले ही पढ़ के बोल दिया था, वहाँ पर स्क्रीन पर पढ़कर बोल दिया था कि सिर्फ पैसे लेकर देखकर कैरियर मत चुनो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इस कोर्स को करने के बाद इतने पैसे का आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, या फिर यार इसमें तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो यार मेरी इतनी अर्निंग हो जाएगी, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरी इतनी अर्निंग हो जाएगी, इतनी कमाई होगी। तो पैसों को देखकर, कमाई को देखकर हमें कभी भी कैरियर डिसाइड नहीं करना चाहिए। आपने पैसों को देखकर नहीं, यार इस फील्ड में बहुत पैसा है, ठीक है, इस फील्ड में बहुत पैसा है, यार मैं तो यही करूँगा। लेकिन आपको रियलाइज़ होगा, आपने देख लिया यार नहीं यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा। ठीक है, अब आपने 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, ठीक है, आपने फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग चालू कर दी। लेकिन जब आप कर रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर के कोड्स ही समझ में नहीं आ रहे, आपको लैंग्वेजेस जो हैं वो समझ में नहीं आ रही है। तो रीज़न क्या है? आपने ये सोचकर कंप्यूटर साइंस नहीं सिलेक्ट करी कि यार मेरे को सॉफ्टवेयर बनाने में मज़ा आता है, मेरे को कोड्स लिखने में मज़ा आता है, मेरे को लैंग्वेजेस पढ़ने में मज़ा आता है। आपने क्या सोचकर अपना कैरियर डिसाइड किया है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में बहुत पैसा है। तो ये सोचकर हम कैरियर डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी जॉब में इतना पैसा मिल रहा है, ये सोचकर हमें सेलेक्ट जो है नहीं करना चाहिए। वही सारी कैलकुलेशन है, इसमें भी हमें इंटरेस्ट जो है देखना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है, अपने इंटरेस्ट को समझें, जो मैंने आपको इंटरेस्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिर्फ अपना जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को हमें समझना चाहिए। 5th पॉइंट है हमारे पास, मेहनत करो। सिर्फ कोई भी फील्ड इंटरेस्ट करने से कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका किसी का इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, तो सिर्फ इंटरेस्ट होना ही आपका जो करियर है वो शेप नहीं कर सकता है। आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो एम है, एम को पाने के लिए आपको लाइफ में मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता। एक कहावत है, आपने सबने सुनी होगी, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। कितनों बच्चों ने सुनी है ये कहावत? किसी ने भी नहीं सुनी। तो बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका मतलब स्वर्ग देखने के लिए भी हमें मरना पड़ता है। तो इट मीन्स अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए या सक्सेस आपको देखना है तो लाइफ में आपको तपना पड़ेगा, अपने आप को नरिश करना पड़ेगा, अपने आप को चमकाना पड़ेगा, अपने आप को
मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ इंटरेस्ट सिलेक्ट करने से और सही करियर गाइडेंस मिलने से आपका करियर जो है वो नहीं बन सकता। पूरी जो जर्नी जो हमने अभी तक डिस्कस करी है उसमें आपको मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं अरे यार सर ने कह दिया सोच लिया, मैंने आज सोचा अरे हाँ यार ये कर लूँगा और ये कर लूँगा, बस अब सो जाओ ठंडे बस्ते डाल के बन जाऊँगा। अब सर ने कह दिया भैया इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और ग्रेजुएशन भी उसके अकॉर्डिंग करनी है और मैं बस अपने आप बन जाऊँगा, ऐसा हो सकता है? तो क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करके, कोई भी कोर्स सिलेक्ट करके, ग्रेजुएशन करके आप इजीली जॉब या करियर नहीं बना सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको सिंसेरिटी से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो हाथ से चीज़ें धीरे धीरे निकलती जाएंगी। लास्ट पॉइंट है इसमें, लगातार सीखते रहो। यानी ये एक कंटिन्यूअस एफर्ट है, यानी लगातार सीखना है चीज़ों को। समझ में आया आपको? हमें लगातार लर्निंग फेज में होना चाहिए जब तक हम जॉब्स नहीं पा लेते या हमारा करियर जो है पूरा स्टेबल नहीं हो पाता। हमें लर्निंग जो है वो कभी भी बंद नहीं करनी है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आती है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। करियर चुनते समय हमें गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। सफलता का फॉर्मूला जो है वो आपको सबको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले है इंटरेस्ट, ये हम बात कर चुके हैं। इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, कोई भी काम कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसकी स्किल आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आता है? इंटरेस्ट आपका होना चाहिए किसी काम को और उस चीज़ की स्किल आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपको उसका हुनर आना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो है वो किस तरीके से आपको करना चाहिए, मतलब करते रहना चाहिए, निरंतर करना चाहिए इन चीज़ों को। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? स्किल आपको आना चाहिए। इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग में ही, इनिशियल फेज में ही जो है वो आपको डिसाइड करना होता है। स्किल आपको सीखनी होती है और फिर हार्ड वर्क करना होता है। हार्ड वर्क उसी डायरेक्शन में आपको करना है जिसमें आप करियर प्लान कर रहे हैं। और लास्ट है कंसिस्टेंसी, यानी कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपको निरंतर करते रहना है, रुकना नहीं है। बहुत सारे आप फेसबुक पोस्ट देखते होंगे कि मतलब मेहनत जो है वो करता करता मतलब रुक जाते हैं इंसान बीच में, और वही सेम पोजीशन पर कोई मेहनत करता होता है तो उसको सफलता मिल जाती है। तो वो ये एक निरंतर प्रोसेस है, मतलब रेगुलर प्रोसेस है। मतलब मेहनत करना हमें बंद नहीं करना चाहिए। एक ना एक दिन हमें उस फील्ड में सफलता जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 जो है फॉर्मूला अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया है तो आपको जो है सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिल जाएगी, और ये पूरे करियर के लिए हैं, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई सा भी कोर्स या सब्जेक्ट या कोई भी करियर जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। सारे काम को अगर ईमानदारी से किया जाए तो वो आपको हमेशा सफलता दिलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी। अब कुछ टॉपिक्स जो हैं हम उन पर भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। जैसे सभी लोग आप 10th क्लास में हैं, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं और रेगुलर, ये तो पूरा हमारा एक करियर गाइडेंस के आपको अगले साल कोर्स कौन कौन से जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं और किस तरीके से कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए और क्या क्या आपको आगे चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को किस तरीके से आप जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मार्क्स जो हैं आपके। जैसे 10th क्लास की बात करें हम, तो 10th क्लास में हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से करने हैं वही आपको सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और आप अभी 10th में क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं या आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर बिलो 70% आप अगर एग्ज़ाम्स में मार्क्स ला रहे हैं, या फिर जो बीच के जो हमारे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और जो प्री बोर्ड्स जो होते हैं, तो इस तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो हम उन्हीं जो मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हीं में हमें
सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस आपको करना चाहिए। अगर आपके बिलो 60% मार्क्स आ रहे हैं तो आप लाइफ में कैसे अचीव कर पाएंगे कुछ, आप अभी सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो सीरियस अभी आपको होना पड़ेगा। ये 10th क्लास है, आप अभी सीरियस नहीं होंगे तो कब सीरियस होंगे? 11th में, 12th में, या फिर ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर आपके अभी भी मार्क्स कम आ रहे हैं, आप अंडर परफॉर्मिंग हैं, बिलो 60% अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो ये सही समय है चीज़ों को सीरियसली लेने का, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें जो है वो हाथ से निकलती जाएंगी, और जो आप एम है वो एम से आप काफ़ी दूर होते हुए नज़र आएंगे। तो मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनमें अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो देखिए 3-4 फैक्टर इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें उसको टाइम देना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि अंडर परफॉर्मिंग है, मैं इस पर कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको उस पार्ट पर दिक्कत आ रही है, जो चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको अपने अपने टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे भरी क्लास में, अभी ये पूरा जो क्लास है 60-70 स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हाथ खड़ा करके उसको क्वेश्चन पूछने में बहुत ज़्यादा चैलेंज आता है। बच्चे, हम देखते हैं काफ़ी समय बाद कि भाई चैलेंज आता है बच्चों को। ठीक है, कोई इतनी बड़ी क्लास में कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो बच्चा पूछ नहीं पाता है। क्या करना चाहिए? जैसे ही आपका लेक्चर ख़त्म होना चाहिए तो टीचर से टाइम लेना चाहिए, या टीचर के पास जाकर आपको बोलना चाहिए, या कोई फ्री पीरियड है, कोर्स पूरा हो चुका है, तो उस टाइम पर वो टॉपिक या वो चैप्टर आपको समझना चाहिए। इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं होती है कि आपको टीचर जो है वो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा। आप जाएंगे, अगर कोई चीज़ समझना चाहेंगे तो सभी टीचर ओपन होते हैं। तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप अंडर परफॉर्मिंग है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको रेगुलर करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए, टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, टाइम नहीं देंगे कोई भी सब्जेक्ट को तो वैसे ही आप उसमें उतना स्कोर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि नहीं अंडर परफॉर्मिंग है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स हम कैसे इंक्रीज करेंगे? प्लानिंग से। ठीक है, अभी 10th क्लास है, आपको 10th क्लास क्लियर करना है, तो एक प्लानिंग होनी चाहिए आप लोगों की लाइफ में। क्या प्लानिंग है आपकी 10th क्लास को करने के लिए? जितने भी कोर्स हैं आपके पास, कोर्सेज को सब एक बार सम अप करना चाहिए। उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे हम लोग? उनको टाइम, इस सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा, इतने टाइम, एक टाइम मैप होना चाहिए आपके पास पूरे साल भर का, कि इतने टाइम में मैं ये चीज़ें अचीव कर लूँगा, इतने टाइम में मेरे को ये अचीव कर लेंगे। प्लानिंग के बिना नहीं होगा ये, प्लानिंग हमें करनी होती है लाइफ में। तो 10th क्लास में अगर आपको बिल्कुल मार्क्स इंक्रीज करने हैं, अच्छे परसेंटेज से आपको पास होना है, तो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम आने के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वो सब गायब हो जाता है, अरे मेरे को कुछ भी नहीं याद। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी एक अहम भूमिका जो है वो निभाता है। सारी चीज़ें जो ये साइंस वर्क करती है, आपको 10th क्लास में टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्कूल को मैनेज करोगे आप, ठीक है, अपना जो खाने का है, लंच डिनर, उसको मैनेज, पढ़ाई का टाइम मैनेज, तो हर एक चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको सभी को, एक प्लानर जिसे हम बोल सकते हैं, डेली प्लानर नाम दे सकते हैं। सभी अपनी डायरी में एक डेली प्लानर बनाएंगे। डेली प्लानर में मुझे डेली स्कूल के बाद इतना घंटे पढ़ना है, इतना घंटे खेलना है, इतना घंटे टीवी देखना है, इतना घंटे ये करना है। एक डेली प्लानर आप लोगों के पास होना चाहिए, और उस डेली प्लानर के अकॉर्डिंग ही आपकी डेली
प्लानिंग होना चाहिए, सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आप उस प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने एम से, अपने लक्ष्य से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। तो सभी लोगों को अपनी लाइफ में एक डेली प्लानर बनाना चाहिए कि, और उसको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ डेली वही एक्टिविटी परफॉर्म होना चाहिए। आपने आधा घंटा अगर खेलने का निकाला है तो बस आधा घंटा आपको खेलना है। आपने 3 घंटे पढ़ाई के निकालने हैं, आपको 3 घंटे पढ़ाई के निकालने हैं। आपको आधा घंटा अगर लंच के लिए चाहिए, 1 घंटा डिनर और छोटी वॉक के लिए चाहिए, तो वो एक डेली प्लानर बनाओ। 11 बजे मुझे बेड पर जाना है, सोना है, तो एक पूरा डेली प्लानर के अकॉर्डिंग ही आप एक डे की प्लानिंग करेंगे। आप देखें ये छोटी छोटी प्लानिंग से जो है आपके जो बड़े गोल्स हैं वो अचीव होते जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को दिन मतलब एक दिन के अंदर 3 घंटा पढ़ना इस सब्जेक्ट को देना ही है, तो आपको एग्जाम टाइम पर कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी डे बाय डे उसको 3 घंटे दे चुके हैं। ठीक है, आप अगर डेली के अगर कुछ आवर्स प्लान नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम पे आपको प्रॉब्लम ही आनी है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो आपको डेली जो है वो इन चीज़ों पर आपको फोकस होना चाहिए। अब कुछ बात हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब आपके एग्ज़ाम चलते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर स्लीप की। प्रॉपर स्लीप जो है वो आपको रिचार्ज करती है। आप अगर 24 घंटे पढ़ेंगे एग्ज़ाम टाइम पर तो वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैंने बोला कि डेली प्लानिंग आप करो। डेली प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पर 24 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं इन चीज़ों को आपको? तो प्रॉपर स्लीप आपको एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉपर स्लीप आपको चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लंच आपको चाहिए। ठीक है, एनर्जी कहाँ से आएगी? समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर, हल्का खाना खाना चाहिए आपको एग्ज़ाम टाइम पर। ठीक है, ताकि नींद ज़्यादा ना आए। हैवी हम लोग खाना खा लेते हैं, भर भर के हम खाना खा लेते हैं, उससे क्या होता है? नींद ज़्यादा आती है। नींद ज़्यादा आती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है वो हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो एक प्लानिंग के टुवर्ड्स आपको करनी पड़ेगी। एक प्लानिंग होगी कि मैं इतने टाइम में इतना जो है कोर्स पूरा कर लूँगा, इतने टाइम में मेरे को ये सब्जेक्ट पूरा कर लेना है, तभी मैं एग्ज़ाम में जाकर अचीव जो है वो कर पाऊँगा। ये 2-3 चीज़ें जो है वो आपको अपनी लाइफ में कर लेना चाहिए। डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, और एक डेली प्लानर है। ये 2 से 3 चीज़ें आपको अपनी लाइफ में जो है वो करनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपको 10th में नहीं, 12th में नहीं, लाइफ में भी आपको सक्सेस जो है वो मिल जाएगी। तो ये था आज का एक हमारा सेमिनार, छोटा सा करियर गाइडेंस को लेकर एक सेमिनार था, जिसमें आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो भी 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं, या 12th के बाद आप कौन सा ग्रेजुएशन ऑप्ट कर सकते हैं, स्किल कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद आप करियर अपॉर्चुनिटी किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम आपके सवाल लेते हैं। किसी जो भी बच्चों के अगर कोई सवाल है तो सबसे पहले वो अपना हाथ खड़ा करेगा और हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो अपना प्रश्न पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो बताइए, अब हाथ खड़े कीजिए। इंटरेस्ट को कैसे पहचाने? देखिए, इंटरेस्ट को पहचानने का जो तरीका है वो ये है कि कोई भी चीज़ आपको करने में खुशी मिलती हो, मज़ा आता हो, इन्जॉय फील करते हो आप कोई भी काम करने में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी को खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, किसी को कुकिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो अपना करियर एज ए शेफ़ चुन सकता है। यानी उसको किस फील्ड में जाना है? होटल मैनेजमेंट में जाना है उसको। ठीक है, होटल मैनेजमेंट में वो एज ए शेफ़, ठीक है, वर्क कर सकता है। तो इस तरीके से आपको अपना इंटरेस्ट चुनना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको करने में मज़ा आता है, या वो चीज़ आपको ईज़िली समझ में आ जाती है, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मतलब मैं इस फील्ड में बहुत और ज़्यादा जानना चाहता हूँ,
उत्सुकता आपको बहुत ज़्यादा है उस चीज़ में, तो वो आपका इंटरेस्ट बताता है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपके करने में आपको मज़ा आता है, सीखने में मज़ा आता है। और आप, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ होती है हार्ड, कि मेरे को हार्ड लग रहा है यार, बहुत सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, ये सब्जेक्ट मुझे ईजी है, तो सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, सब्जेक्ट ईजी नहीं होता। क्या होता है? आपकी मानसिकता होती है, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है वो ईजी लगती है, जो चीज़ नहीं आती है वो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाती है। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात कि जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो यार ये तो बहुत हार्ड है, क्योंकि वो आपके दिमाग में घुस ही नहीं रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रही है, तो वो अपने आप हार्ड हो गई। तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट उधर है, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो इंटरेस्ट है आपका, वो इंटरेस्ट नहीं है जो समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो समझनी चाहिए। नेक्स्ट, थोड़ा तेज बोलो, क्या बोल रहे हो? इधर आगे आके बताओ थोड़ा। देखिए, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो हम लोग मतलब दो इंटरेस्ट की तरफ तो भाग नहीं सकते, हमें डिसाइड जो है वो करना पड़ेगा कि दो इंटरेस्ट, अगर हमें दोनों ही चीज़ों में मज़ा आता है तो हम उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है मार्केट ट्रेंड्स देख सकते हैं। सपोज़ करते हैं आपको खाना बनाने में मज़ा आता है, या फिर आपको देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के काम में मज़ा आता है, तो उस टाइम पर अगर इंटरेस्ट आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग से है, आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो मार्केट ट्रेंड्स को हम देखते हैं। मार्केट में ट्रेंड्स अभी जो है वो ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो किस फील्ड में है, तो उस तरीके से जो भी आपके इंटरेस्ट है, 2 हो कि 10 इंटरेस्ट हो आपके, तो मार्केट ट्रेंड्स को देख के आप अपना इंटरेस्ट को फाइनल कर सकते हैं कि हाँ यार इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट भी है और इसमें मार्केट ट्रेंड्स अभी अच्छे चल रहे हैं और आगे भी भविष्य में जो मार्केट ट्रेंड्स है वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि एट द लास्ट हम सोच तो जॉब के लिए रहे हैं। ठीक है, जॉब्स हमें मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड्स जो है, मार्केट एनालिटिक्स हमें देख लेना चाहिए, और उनको देखने के बाद ही हमारे 10 इंटरेस्ट है तो 10 में से हमें एक डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, आप लोग घर से शेयर कर सकते हैं, बात पूछ सकते हैं। ठीक है, घबराने झिझक वाली बात नहीं है, चाहे गलत ही कुछ जब तो करो। हाँ पूछिए। हाँ बैठ जाइए। देखो, बच्ची ने पूछा है स्किल्स हमें कहाँ से सीखने चाहिए। देखिए, छोटे छोटे जो स्किल्स होते हैं अभी ऑनलाइन, आपको मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो छोटी छोटी स्किल्स के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको कोई छोटी स्किल सीखनी है, अपना हुनर अगर देखना है, तो आप वो चीज़ जो है वो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की भी मदद ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री में सर्टिफिकेट्स ऑफ़र करती हैं। ठीक है, तो आप उन वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं, जैसे आपको सिर्फ गूगल पर लिखना रहेगा कि फ्री कोर्स अवेलेबल, ठीक है, या फ्री सर्टिफिकेशन अवेलेबल। आप इस चीज़ के लिए जो है NSDC की वेबसाइट पर जो जा सकते हैं, NSDC अकेडमी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो NSDC का जो पोर्टल है वहाँ इटसेल्फ आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलते हैं विद ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ। तो आप वहाँ जाकर भी आप कोई भी छोटे स्किल जो है सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको जनरली 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटे के आपको जो है कोर्सेज जो है वो फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर आप अपना स्किल जो है वो सीख सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो कोई भी संस्थान जो है वहाँ ज्वाइन करके आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आप स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एंगेज हैं, तो रात में टाइम निकाल कर आपको कभी ना कभी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स की हेल्प लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा आपको बहुत बेनिफिट करेगा। छोटी छोटी स्किल सीखने में आपको बहुत ज़्यादा उसमें मदद मिलेगी। लैब में भी इंटरनेट नहीं है। हाँ, तो स्कूल टाइम पर भी आप कंप्यूटर लैब में वो वाली चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई, हाँ, अगर लॉयर अगर बनना है तो हम आर्ट्स जो कोर्स होता है आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, यानी 11th से ही हमें आर्ट्स सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, और आर्ट्स से हम मतलब 12th करने के बाद BA LLB जो होता है ग्रेजुएशन, बस ये
कोर्स जो होता है LLB का वो एम्बेड होता है BA के साथ, तो BA LLB जो है वो इजीली आप कर सकते हो और एज ए एडवोकेट आप अपना करियर देख सकते हो। तो आपको आर्ट्स लेना पड़ेगा अगर आपको लॉयर बनना है तो, ठीक है। देखिए बैठे बैठे भी पूछ सकते हो, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, खड़ा होने की जरूरत नहीं है। देखिए नींद का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो सिर्फ खाने से है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खाना खाओगे उतना ज़्यादा आपको नींद आएगी, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन करें, सुबह उठते हैं लाइट एक्सरसाइज करें, इतना हैवी खाना नहीं खाना है, ठीक है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, अगर सबको नींद ज़्यादा आती है तो खाना आप बहुत ज़्यादा हैवी खाते हैं। अगर खा रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। देखो मैं सबको ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जब खाने बैठता हूँ 10 रोटी खा जाता हूँ, ठीक है। घर वाले पूछते हैं कितनी रोटी, मैंने कहा 10 रोटी तो बहुत कम होती है। तो सबको ऐसा ही लगता है कि कम ही खाते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। तो हमें डाइट को जो है वो लिमिटेड रखना चाहिए और थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा नींद आ रही है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए जिससे हमारी थोड़ी नींद उड़े, ठीक है। जैसे अगर कोई इंटरेस्ट है, जैसे फ्रेंड्स हैं आपके रूममेट्स हैं, उनसे हमें बात करना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि अगर नींद आपको आ रही है तो आपको ये चीज़ों को लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है। दिन भर आपकी एक्टिविटी, आप सिर्फ अपनी एनर्जी गॉसिपिंग में वेस्ट कर रहे हो। क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, बातें चल रही है, आप गॉसिपिंग कर रहे हो, एनर्जी तो वेस्ट हो रही है ना। आप जितना खा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी उतनी एनर्जी आपको मिल रही है, लेकिन आप उससे ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, आप भाग रहे हो, खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, अननेसेसरली अपने गॉसिपिंग कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, खड़े हुए हो, घूम रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, एनर्जी वेस्ट होगी। जितना ज़्यादा आप बॉडी से वर्कआउट करोगे, काम में लोगे, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी डाउन होगी। एनर्जी डाउन होगी, आपको नींद आने लग जाएगी। समझ में आती है ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से होती है, ठीक है। एनीवन एल्स? हाँ बेटे बेटे पूछ लो, हाथ खड़ा। हाँ देखिए एग्रीकल्चर में मतलब काफ़ी सारे मतलब अभी ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन उसमें भी दो हैं कि नहीं मेरे को मतलब एग्रीकल्चर में मतलब सिर्फ फार्मिंग की तरफ जाना है। जैसे आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और पढ़ाई करके भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी एज ए मतलब जो अपना बिज़नेस जो है, एम जो है वो फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। तो दो तरीके की एग्रीकल्चर पार्ट में स्कोप होते हैं कि आप ऐसे बीइंग अपने आप को कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को एज ए करियर देखते हैं, तो उस पार्ट पर जाना चाहिए। और अगर आप देखते हैं, क्योंकि अगर आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जैसे BSc एग्रीकल्चर होता है, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर आपने कर लिया, अब BSc एग्रीकल्चर करने के बाद जो होता है वो आपको जैसे प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं, जो आपने देखा होगा बीज से रिलेटेड, सीड से रिलेटेड, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, तो उसमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है एग्रीकल्चर फील्ड में बढ़ जाती है। इसके अलावा भी क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, और इसमें एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें भी बैक टू बैक जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो निकलती रहती हैं। तो उस पार्ट पर भी हमारा जो एग्रीकल्चर का जो अगर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है तो वो सही रहता है। तो 3 चीज़ें इसमें हमने सीख ली हैं। 3 चीज़ें अगर एग्रीकल्चर में है तो हम एक स्टार्टअप या एक एंटरप्रेन्योर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। दूसरा, हम जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी एज ए जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तीसरा, जो गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी हम इसमें सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हाँ, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? देखिए किसी भी चीज़ को मतलब एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है डर, ठीक है। कॉन्फिडेंस का अपोजिट ही डर है। अगर आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डरते हैं, आपके अंदर डर है किसी ना किसी चीज़ को, किसी से बात करने का डर, किसी को कुछ कहने का डर, ठीक है, खड़े होने का डर, बैठने का डर। यानी वो बच्चा जो है अगर उसमें बिल्कुल
कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो डरता है किसी ना किसी चीज़ से, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए किसी ना किसी चीज़ से अगर वो बच्चा डर रहा है तो सबसे पहले उसको डर जो है वो हटाना पड़ेगा अपने मन से, अपने दिल से, अंदर से उस चीज़ को खुलना पड़ेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बच्चा चढ़ जाता है पेड़ पर, सीधा ऊपर तक पहुंच जाता है और आम तोड़ कर ले आता है, ठीक है। दूसरा बच्चा कहता है यार मैं कैसे चढ़ूंगा, तो यानी उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, यानी वो डर रहा है, वो कभी चढ़ नहीं सकता। अब आप बोल रहे हो कि उसमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, बताओ आप कैसे डेवलप होगा उसमें, वो कब लेकर आएगा मैंगो पेड़ से उतार कर? हाँ हाँ, ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। तो सबसे पहले कैसे करेगा वो ट्राई? पहले वो बच्चा पेड़ से बहुत ज़्यादा दूर खड़ा होगा, धीरे धीरे जो है वो पेड़ के नज़दीक जाएगा, उसके बाद वो पेड़ को छुएगा, उसके बाद वो पेड़ को चढ़ने की कोशिश करेगा। समझ में आती है इतनी चीज़ें? तो इस तरीके से धीरे धीरे आप अपने डर से ओवरकम हो सकते हो और डर से ओवरकम होकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है पेड़ का, ठीक है। ये आपके जीवन में कोई भी चीज़ हो सकती है, तो अगर आप में किसी चीज़ का कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है तो आपको जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप कैसे होगा? वो धीरे धीरे डेवलप होगा, धीरे धीरे आपको कोशिश करनी पड़ेगी, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर आप भीड़ में अगर खड़े होकर बोल नहीं पा रहे हैं तो हिम्मत करनी पड़ेगी, डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा और इसी तरीके से जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बताएं इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन? खड़े हो जा, बोलो। खड़े हो गए, हैं? क्या बोल रहे हो? किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, बहुत मेहनत करते हैं। भाई बच्ची का कहना है कि किसी कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आपको अपने टीचर से एक्स्ट्रा टाइम लेकर उसको समझने की देरी है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपके लेवल पर सीखी नहीं जा सकती है, समझी नहीं जा सकती है। वो आपके जो टीचर्स हैं, जो गाइड हैं, वो मेंटोर हैं, आपको उनसे कंसल्ट करके उसकी जो भी उलझने हैं या फिर जो भी कैलकुलेशंस है वो आपको समझना चाहिए। मतलब वो एकमात्र ही आपके पास उस पार्ट पर सॉल्यूशन है, ठीक है। आई थिंक लाइट भी चली गई है, गर्मी में आप लोग परेशान होंगे, तो ये सेशन जो है हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए, कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो कुछ जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं वो 10th-12th की एलिजिबिलिटी के साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड में आपको 10th और 12th के बेसिस पर ही जो है आंका जाए, ठीक है। कुछ कंपनीज होती हैं जो 10th और 12th के मार्क्स देखती हैं कि हाँ आपके 10th में भी 70% होना चाहिए, 12th में भी 70% होना चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं जहाँ पर बिलो अगर आपके इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो कुछ जगह पर आपके 10th-12th के मार्क्स देखे जाते हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ उनको कोई वैल्यू ही नहीं होती है। वहाँ वैल्यू किस चीज़ की होती है? स्किल सेट की वैल्यू होती है, आपके हुनर की वैल्यू होती है कि आपको आता क्या है। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं वर्क करती है, कहीं वर्क नहीं करती है। फिर भी बेसिकली 10th और 12th के अगर हम ओवरऑल देखें तो मार्क्स कहीं पर भी मैटर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10th और 12th में पढ़ाई नहीं करनी है। जो अच्छे भविष्य की जो नींव है वो आपको 10th क्लास से ही रखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कोई है अगर? हाँ जी, हाथ खड़ा कीजिए। क्या? देखिए, अगर आपको मतलब पुलिस में जाना है तो आप मतलब आर्ट्स लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स निकलते हैं, आप गूगल पर सर्च करेंगे कि पुलिस के लिए कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। ग्रेजुएशन आपको पुलिस मतलब ग्रेजुएशन जो है आपको वो आर्ट्स से करनी पड़ी। ये ऑल ऑफ यू थोड़ा शांति रखिए, एक एक
आपका सबका नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई है? हाँ जी, हाँ कंसंट्रेशन कैसे बना सकते हैं? हाँ, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, देख बच्ची पूछ रही है कि कंसंट्रेशन जो है वो किस तरीके, जैसे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू फोकस, ठीक है। आपका फोकस जो है, यानी आप पॉजिटिव सोचें उसके बारे में, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो उसके टुवर्ड्स अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो उस चीज़ को ज़्यादा कर पाएंगे और उस पर फोकस आप कर पाएंगे। तो उस तरीके से आप कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ें करें, तो अपने आप आपका उस पर जो है कंसंट्रेट बढ़ता जाएगा। एनीवन एल्स? कोई है क्वेश्चन? हाँ खड़े हो। हाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करें? कम्युनिकेशन तो आपको बात करके ही डेवलप हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा चुप रहेंगे तो आप मतलब कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ में लेना चाहिए, अपनी वोकेबलरी इंक्रीज़ करनी चाहिए, एक डिक्शनरी आपको पास में रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर बोलेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव नहीं होगा। बोलना चाहिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ में लेना चाहिए, वोकेबलरी बढ़ाना चाहिए, डिक्शनरी पास में रखना चाहिए। इसी तरीके से जो है कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। और कोई? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कठिन रहती है। इंग्लिश कठिन रहती है तो क्या करें, यही पूछ रहे हो? बैठ जाओ। देखिए, कठिन सिर्फ आपको लगती है, इसका मतलब आप उस चीज़ में अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप उस चीज़ पर, कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से फोकस करें, देखिए मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई है, जो चीज़ हमें मज़ा आता है वो इजी हो जाती है और जो चीज़ में हमें मन नहीं लगता है वो हार्ड हो जाती है। तो सिर्फ आपको अपना मन लगाने की ज़रूरत है, आपको उसमें टोटल कंसंट्रेशन देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। वो चीज़ अपने आप समझ में आएगी और समझ में आएगी तो ईजी भी हो जाएगी और आप उसमें सीख भी पाओगे। हाँ जी, हाँ, क्या करना है नेवी पे? हाँ, इनके तो नेवी में तो बेटा जो है गवर्नमेंट वो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो नोटिसेस आते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो उसमें अप्लाई करके पढ़ाई करो। वो जो है सिलेबस आपको पूरा बता देते हैं, ठीक है। 10th या 12th बेसिस पर ही मर्चेंट नेवी में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो आप उसको देखो, गूगल करके आप उसमें देखो कि मर्चेंट नेवी का क्या सिलेबस होता है, आपकी कितनी तैयारी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या प्रिपरेशन है। नहीं है तो कैसे करोगे, उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कौन सी उसमें मांगी हुई है, तो आपको किस फील्ड में ग्रेजुएशन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो मर्चेंट नेवी में अप्लाई। काफ़ी लोग करते हैं। हाँ जी, वही सेम प्रोसेस है उसका भी बेटा, वही सेम प्रोसेस। अगर यूपीएससी करनी है तो आर्ट्स से ले या फिर मैं आर्ट्स से बेस्ट। साइंस ले लो। हाँ, साइंस ले लो। तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इंजीनियरिंग के लिए क्या प्रोसेस है? इंजीनियरिंग के लिए प्रोसेस बेटा यही है कि आपको मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है और उसके बाद जो भी स्टेट लेवल की जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या फिर सेंट्रल लेवल के होते हैं वो क्रैक करके आपको कोई सा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो ये सेमिनार हम आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कभी मिलते हैं और अपने सवाल जो है लिख कर रखें। कभी भी नेक्स्ट सेशन लेंगे हम तो उन क्वेश्चंस का जो है वो आप लोगों को आंसर करेंगे। मेरा नाम शाहिद अंसारी है। आप मेरे को कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर और सारे सोशल मीडिया जितनी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे करियर गाइडेंस के जो वीडियोस हैं वो वहाँ पर डले हुए हैं। आप उन चीज़ों को, उन वीडियोस को भी फ्री टाइम में आप देख सकते हैं। और जैसे कि अभी आप ये जो जितने भी आप सवाल कर रहे हैं
ये सारे सवाल आपको उन वहाँ पर ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है अवेलेबल है। जैसे बच्ची ने बोला कि एनडीए में जाना है, तो एनडीए की पूरी वहाँ पर केस स्टडी आपको मिल जाएगी। एग्रीकल्चर में मुझे क्या करना है, तो वहाँ आप उनके बिल्कुल ट्यूटोरियल्स देख सकते हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से कॉलेजेस रेफर होंगे। तो आप हमें वहाँ जाकर सर्च भी कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।